जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा महाद्वीप जो सालों चले युद्ध से बिखर चुका है। एक सम्राट वो हार चुका है, और अब जो विजेता देश हैं उन्हें फैसला करना है कि इस खंडर पर भविष्य कैसे बनाया जाए। तो आज हम कहानी देखने वाले हैं वियना कांग्रेस की, जिसने सच पूछिए तो यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब 19वीं सदी के नेताओं को ढूंढना था। नेपोलियन की फौजों ने सिर्फ सरहदें नहीं बदली थीं, उन्होंने तो सदियों पुराने साम्राज्यों को धूल में मिला दिया था। राजाओं को गद्दी से उतार दिया गया था और उनकी जगह नए शासक आ बैठे थे। मतलब पूरे यूरोप में अब समझिए एक अजीब सी उथल-पुथल और अनिश्चितता का माहौल था। तो कोई हल निकालने से पहले ये समझना जरूरी है कि नेपोलियन ने अपने पीछे छोड़ा क्या था। मतलब कितनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी थी उसने। देखिए, नेपोलियन ने सिर्फ जमीनें ही नहीं जीती थीं, उसने तो सदियों से चली आ रही राजशाही को जड़ से उखाड़ फेंका था। नए नए राज्य बना दिए और पूरे के पूरे महाद्वीप पर फ्रांसीसी दबदबा कायम कर दिया था। तो जाहिर है, जब वो हारा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य बन गया था। तो अब इस संकट से निपटने के लिए यूरोप की जो बड़ी बड़ी शक्तियां थीं वो एक साथ आईं, और ये जो सभा हुई वो इतिहास की सबसे जरूरी राजनीतिक बैठकों में से एक मानी जाती है। साल था 1815 और जो विजेता देश थे वो सब ऑस्ट्रिया के वियना शहर में इकट्ठा हुए। ये कोई मामूली मीटिंग नहीं थी, ये उन देशों का जमावड़ा था जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, और अब उन्हीं के कंधों पर यूरोप के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी थी। और इस बैठक की कमान थी 4 बड़ी शक्तियों के हाथ में: रशिया, रूस, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। समझ लीजिए कि इन्हीं चारों ने मिलकर पूरी बातचीत की दिशा तय की, और जो भी वो फैसले लेते उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ना तय था। लेकिन इस पूरी सभा के पीछे ना एक शातिर दिमाग काम कर रहा था। वो थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख। मेटरनिख एक बहुत ही चतुर और असरदार डिप्लोमैट थे, और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, यूरोप में पुरानी व्यवस्था को वापस लाना। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे नेताओं का मेन एजेंडा क्या था? खैर, उनका पहला और सबसे जरूरी काम था पुरानी व्यवस्था की बहाली करना, मतलब सब कुछ पहले जैसा करना। हाँ, उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो चाहते थे कि जैसे घड़ी की सुई को पीछे घुमा दिया जाए, वो सारे के सारे राजनीतिक और भौगोलिक बदलाव जो फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन की वजह से हुए थे, उन सबको वो मिटा देना चाहते थे। उनका प्लान 2 मेन बातों पर टिका था। पहला, नेपोलियन ने जो भी सुधार या बदलाव किए थे सबको रद्द कर दो, और दूसरा, उन शाही खानदानों को सत्ता में वापस लाओ जिन्हें नेपोलियन ने हटा दिया था, और इसमें सबसे अहम था फ्रांस। और उन्होंने किया भी बिल्कुल यही। फ्रांस में बर्बन राजवंश को वापस गद्दी पर बिठा दिया गया और लुई 18वें को राजा बना दिया गया। ये एक तरह का सिंबॉलिक कदम था, ये बताने के लिए कि देखो, क्रांति का दौर अब खत्म हो गया है। लेकिन सिर्फ राजाओं को गद्दी पर वापस बिठाना ही काफी नहीं था। असली चिंता तो ये थी कि फ्रांस भविष्य में फिर से कोई खतरा ना बन जाए। तो इसके लिए कांग्रेस ने यूरोप के नक्शे को ही फिर से बनाने का फैसला किया। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी सादी थी। फ्रांस को चारों तरफ से ताकतवर पड़ोसी देशों से घेर दो ताकि वो भविष्य में फैलने की सोच भी ना सके। इसे कंटेनमेंट की पॉलिसी कहा गया, मतलब किसी को घेर कर उसकी ताकत को सीमित कर देना। और इसके कुछ पक्के उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे उत्तर में बेल्जियम और हॉलैंड को मिलाकर एक बड़ा सा देश किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स बना दिया गया, और दक्षिण की तरफ जेनोआ को पीडमोंट सार्डिनिया में जोड़ दिया गया ताकि फ्रांस की जो दक्षिणी सीमा है वो भी सुरक्षित हो जाए। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि नेपोलियन ने जो कुछ भी किया था उसे पूरी तरह से नहीं बदला गया। जैसे कि उसने पवित्र रोमन साम्राज्य को खत्म करके जो जर्मन परिसंघ बनाया था उसे वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया। हाँ, पूरे 39 राज्य। इस नए जर्मन परिसंघ ने पहले के सैकड़ों छोटे मोटे राज्यों की जगह ले ली थी, और ये जो एक ढीला ढाला सा गठबंधन था वो अगले 50 सालों तक सेंट्रल यूरोप की पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट बना रहा। तो इन सब बदलावों का, राजाओं को वापस लाने का और नए नक्शे बनाने का आखिर मकसद क्या था? ये सब कुछ एक बड़े आइडिया पर आधारित था, बैलेंस ऑफ पावर, यानी शक्ति का संतुलन। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि जंग तभी होती है जब कोई एक देश जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उनकी सोच एक तराजू की तरह थी
कि अगर सारी बड़ी शक्तियों का वजन लगभग बराबर हो तो कोई भी अकेला देश मनमानी नहीं कर पाएगा और इस तरह से शांति बनी रहेगी। तो वियना कांग्रेस ने यूरोप को करीब-करीब 1 सदी तक बड़े युद्धों से तो बचा लिया। इस दौर को शांति की सदी भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसने वाकई समस्याओं को जड़ से खत्म कर दिया था, या फिर राष्ट्रवाद और उदारवाद जैसी जो नई ताकतें उभर रही थीं, उन्हें दबाकर इसने भविष्य में होने वाले बड़े संघर्षों के बीज बो दिए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है।